गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ बच्चों का शिकायत था कि सर कोर्स कब तक हो जाएगा, राइट। कोर्स आपका जैसे टाइमली होता है एवरी ईयर, उस यानी कि नवंबर लास्ट तक में, है ना। तो आपका नवंबर लास्ट तक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर सिलेबस रह भी जाएगा तो ज़्यादा टॉपिक का नहीं रहता है, 3 या 4 मार्क्स का होता है ना, जो दिसंबर में हम खींच देंगे, राइट। यानी कि हम 99% सिलेबस जो है वो नवंबर में समाप्त कर देंगे, राइट। क्लियर। और आपको करना क्या है, तो आपको जितने स्टडी हम करवाए हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। और लास्ट में जो 20 क्वेश्चन करवाएंगे उस 20 क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, राइट। जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, तो हम लास्ट में 20 क्वेश्चन करवाएंगे। उस 20 क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछिएगा, राइट। तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, राइट। आपको सिर्फ रीड करना है, आप अच्छे से रीड करो, मजे से रीड करो, राइट। इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, है ना। हमने पिछले क्लास में स्टडी किया कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है? कंडक्टिंग स्फीयर है, लेकिन कैसा है? बॉडी सॉलिड में। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? सरफेस। इनसाइड चार्ज कितना होता है? 0 होता है, ये हम समझ चुके हैं। और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर या इनसाइड द स्फीयर कितना होता है वो भी हम समझ चुके हैं। आज जो हम लोग समझने वाले हैं कि आज भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे ड्यू टू हेल्प ऑफ गॉस लॉ, है ना। बट यहां पे जो बॉडी है वो हमारा नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टिंग नहीं है। समझ आए बात? मतलब उस कंडक्टिंग अगर बोले तो हमेशा चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पे। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग बोले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इनसाइड द बॉडी। और इनसाइड अगर बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो किस फॉर्म में होगी? तो वॉल्यूम फॉर्म में होगी, राइट। तो यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी स्फीयर। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी बोल रहा है, मतलब बॉडी कंडक्टिंग नहीं है। अगर बॉडी कंडक्टिंग नहीं है तो चार्ज किसके अंदर होगा? बॉडी के इनसाइड होगा। समझ में आ रही बात? अगर बॉडी कंडक्टिंग नहीं हो तो चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। चार्ज कहां पे प्रेजेंट होगा? इनसाइड द बॉडी। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बॉडी है हमारा नॉन कंडक्टिंग है, अंडरस्टैंड। और नॉन कंडक्टिंग बॉडी में क्या है? स्फीयर है। क्या है? स्फीयर, राइट, स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग बॉडी में हमारा कौन सा है? स्फीयर है। और किस फॉर्म में है? तो सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो इसके अंदर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो स्फीयर किस डायमेंशन का होता है? 3 डायमेंशन। और पूरा का पूरा चार्ज कहां पे होगा? इनसाइड द स्फीयर। अगर इनसाइड द स्फीयर होगा तो किस फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वॉल्यूम, सरफेस या लीनियर? तो आंसर होगा वॉल्यूम, है ना। इसीलिए हमने लिखा है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसे नोट करते हैं, रो इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। और स्फीयर कैसा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। समझ में आ रही बात? बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस नॉन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का क्या है? वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। यहां तक समझ में आ गया? अगर हम बोले कि इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम मालूम हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होगा? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर, है ना। सॉरी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर किसके अलाउ? वॉल्यूम के अलाउ, राइट। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और स्फीयर कैसा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसीलिए चार्ज
पूरे इनसाइड ऑफ द स्फीयर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और किस फॉर्म में होगा, तो वॉल्यूम फॉर्म में होगा। क्लियर। अगर हम यहां पे सॉलिड कंडक्टिंग बोलते तो चार्ज इसके ऊपर होता है। अगर हम सॉलिड कंडक्टिंग की बात करते, सॉरी अगर हम सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी की बात करते तो चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी। क्लियर। और इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। सेम केस इसमें भी फॉलो करना है। क्लियर। लेकिन ये बॉडी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। क्लियर, समझ में आ रही बात। आते हैं, बहुत इजी है। इसमें भी केस 3 होगा, 3 केस होगा। फर्स्ट केस कि अगर कोई पी पॉइंट है जो इस सॉलिड स्फीयर से क्या है, बाहर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर पी पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे हो, ऑन द सरफेस पे हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर वो पी पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसमें भी 3 केस, राइट। तो आते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर मतलब ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, और इसके बाहर एक पॉइंट पी है ना, और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और ये जो पी पॉइंट है इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। क्लियर, यहां तक क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ये जो पी पॉइंट है सॉलिड स्फीयर से बाहर है, और ये पी पॉइंट सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां तक क्लियर। अगर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो गॉस लॉ क्या कहता है, उस पॉइंट पे हमको पहले क्या ड्रॉ करो, पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो हमने इस पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जब बॉडी या स्फीयर तो गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, स्फीयर होगा, सिंपल सा, राइट। तो गॉसियन सरफेस क्या हो गया, स्फीयर, है ना। यहां पे लिखे हुए गॉसियन सरफेस, दिस इज ए गॉसियन सरफेस जो पी पॉइंट से पास हो रही है। कैसा है शेप में गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल है, राइट। और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, तो स्मॉल r है। मतलब पी पॉइंट सेंटर से जितनी दूरी पे होगी वही उसका रेडियस होगा गॉसियन सरफेस का, राइट। समझ रहे बात। अगर हम पी पॉइंट पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, प्लस है आउटवर्ड, माइनस होता है इनवर्ड, राइट। और सरफेस हमारा यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर, समझ रही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। सो सिंपल, सो ही। क्लियर, तो यहां तक समझो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने गॉसियन सरफेस पी पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया। पी पॉइंट क्या है, आउटसाइड द स्फीयर है, कितनी दूरी पे, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर। और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है सरफेस, गॉसियन सरफेस, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना। तो टोटल फ्लक्स ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा जी, तो आपको मालूम है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर ऑफ द गॉसियन सरफेस इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या पैरेलल होगा। और टोटल चार्ज इसके अंदर कितना होगा जी, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है सबको। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना होगा, गॉस लॉ यही कहता है ना कि जो सरफेस ड्रॉ किए हो उस सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है वही इनक्लोज चार्ज होगा। इसलिए टोटल फ्लक्स, गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो टोटल चार्ज इंक्लूड इन गॉसियन सरफेस कितना है, तो देखो दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है कितना है, टोटल चार्ज Q है, जितना इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर वो सारा का सारा चार्ज आ जाएगा कितना, तो Q। तो चार्ज इंक्लूड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? E इंटू ए, कॉस जीरो का वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, Q एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब ए एरिया किसका लेंगे, तो गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा है जी, स्फेरिकल, और रेडियस कितना है जी, स्मॉल आर, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दिख रहा है, इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया किसका लेना है, तो गॉसियन सरफेस का कितना है, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। This is a electric field by the non-solid non-conducting sphere where point P is situated outside the sphere। यहां पे भी हमको, अगर हम P पॉइंट को इस सॉलिड स्फीयर से बाहर रखते हैं तो ये सॉलिड स्फीयर कैसा बिहेव करता है, एज ए लाइक पॉइंट चार्ज। दिख रहा है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आउटसाइड द स्फीयर, चाहे वो होलो हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। एनी डाउट? फिर से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड behave like point charge। चाहे बॉडी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे होलो हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, है ना, सबके द्वारा आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। मतलब जितना टोटल चार्ज होगा सरफेस पे या वॉल्यूम में, वो टोटल चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। मतलब आर कौन सा वैल्यू, सेंटर से जितनी दूरी पे होगा आउटसाइड द सरफेस वो डिस्टेंस आर लेंगे, स्मॉल आर। राइट? ये यहां तक समझ में आपको आ गया होगा, है ना, केस नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं केस नंबर 2 में, यहां तक आप लिखो, समझो। तो बच्चों अब चलते हैं केस नंबर 2 में। राइट? केस नंबर 2 कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर कितना होगा, मतलब ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर के सरफेस पर कितना होगा, है ना, ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम मान लीजिए एक पॉइंट P है जो ऑन द स्फीयर है, और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये P पॉइंट है, ऑन द स्फीयर है। राइट? और इस P पॉइंट पे हमको इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। और जब ऑन द सरफेस होगा तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R। और केस 1 में क्या होगा, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। केस 2 में क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। मतलब रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इक्वल टू रेडियस ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों इक्वल होगा। राइट? इसलिए एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये किसका एरिया होगा, तो गॉसियन सरफेस का। कैसे, तो देखो P पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर दिए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। राइट? है ना, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0। फिर से वही फॉर्मूला, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, EA इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूड। अब ये गॉसियन सरफेस है P पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और जैसे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। गॉसियन सरफेस राइट P पॉइंट पे ड्रॉ किए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स,
और उस फ्लक्स का वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, जो इनसाइड चार्ज होगा टोटल उतना ही होगा। कितना है जी, टोटल चार्ज क्यू है। जो लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, राइट। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो इनसाइड टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू। अब बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया का वैल्यू, एरिया किसका लेंगे तो गॉसियन सरफेस का। तो पी पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए उसका एरिया कितना है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहां पे पुट कर दिए। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, इसको यहां ले आए। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ऑन द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। अगर आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर था तो वही पॉइंट चार्ज दिख रहा। स्मॉल आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर, राइट। तो वही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, बट इनसाइड द सरफेस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो जीरो नहीं होगा। क्लियर। तो केस नंबर 3 में चलेंगे, है ना, आप इसको समझो अच्छे से, फिर केस नंबर 3 में चलते हैं। तो बच्चों आते हैं हम लोग केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लेकिन स्फीयर के अंदर। ये जो स्फीयर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। हमने बाहर का निकाल लिया, ऑन द सरफेस का निकाल लिया। अब क्या निकालना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो वैल्यू निकालिए। जिसमें अगर अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कहेगा तो स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा कैपिटल आर से क्या होगा, लेस होगा, है ना। तो यहां पे देखो हमने माना एक पॉइंट पी है, दिख रहा है, एक पॉइंट पी दिख रहा है आपको, एक पॉइंट पी है जो इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के क्या है, इनसाइड। पी पॉइंट क्या है, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। तो पी पॉइंट हमने दिखा दिया इनसाइड है, और ये पी पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। क्लियर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर दिख रहा है, और ये स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से क्या है, लेस है, दिख रहा है, फुलफिल कर रहा है कंडीशन। अब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये जो पी पॉइंट है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है, राइट, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या कहता है गॉस लॉ, गॉस लॉ यूज करेंगे, सिंपल सा गॉस लॉ यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो हम ये पी पॉइंट इनसाइड है स्फीयर का, तो हम पहले इसमें क्या ड्रॉ कर देते हैं, गॉसियन सरफेस। दिख रहा है आपको, समझ में आ रही बात। अब ये गॉसियन सरफेस हमने तो ड्रॉ कर दिया, क्लियर। और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल होगा, राइट। और इसका रेडियस कितना है जी, स्मॉल आर, क्लियर। और ये स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, लेस है, क्योंकि ये पी पॉइंट क्या है, इनसाइड द स्फीयर है। समझ में आ रही बात। हम इसको थोड़ा सॉलिड फॉर्म में दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आया समझे, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, क्लियर। रेडियस पता है। अब पूछा जाएगा इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना होगा, तो फिर से वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, क्लियर। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इंटू कॉस 0, क्लियर। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है, चार्ज इंक्लूड इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालना है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, राइट। तो देखो गॉस लॉ कहता है
कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। क्लियर, हमने कर दिया। हमने ये भी लिख लिया कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया, E इंटू ए कॉस 0 डिग्री। अब चार्ज इनक्लोज कितना होगा ये निकालना बहुत जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट है। VBI Q इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, राइट। ये जो इनक्लोज चार्ज निकालेंगे किसका, जो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वो वैल्यू इनक्लोज चार्ज होगा। समझ आ रही बात, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वो वैल्यू निकालो, है ना। अब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे देखो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। क्लियर, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब इसके अंदर कितना चार्ज है ये निकालना है, बाहर कितना चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है इस गॉसियन सरफेस की कितना, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो वैल्यू निकालना है। वही हमारा चार्ज इंक्लूड इन ए गॉसियन सरफेस होगा। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम पूछे इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, V डैश मान लेते हैं गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है जी, स्मॉल आर। तो हमने बताया है कि अगर सपोज दैट अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हो, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और उसमें से मान लो कि 10 मीटर लेंथ है, उसमें टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो, Q/10। यहां से समझिएगा, अगर ये लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, L लेंथ में टोटल चार्ज कितना है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लेमडा इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q/L। अगर हम बोले हमको L1 लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या करते हैं, सिंपल सा L1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लेमडा इंटू L1 डायरेक्ट। समझ आ रही बात। अगर हमको इस L1 के अंदर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करते हैं, लेमडा इंटू L1। लेमडा क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। क्लियर, उसी तरह इस पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। आया समझ, इस पूरे स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q, राइट। और इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, तो 4 पाई आर क्यू। इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, राइट। इस पूरे स्फीयर का, क्योंकि रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। लेकिन हमको तो निकालना है इस सरफेस का, है ना, तो डेंसिटी इंटू क्या कर देंगे, वॉल्यूम। ये हो गया डेंसिटी रो, इंटू क्या कर देंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा, V डैश। V डैश किसका, जिस तरह टोटल लेंथ L था तो हमने क्या लिखा था, लेमडा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और हमको निकालना L1 लेंथ का, तो टोटल चार्ज इंक्लोज इन L1 लेंथ इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इंटू L1। उसी तरह हमको निकालना है इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना गॉसियन सरफेस का, इस वॉल्यूम के अंदर जो टोटल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो निकालना है। तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, लिख दिए टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू V डैश, इंटू V डैश। क्लियर, आए समझे। और V डैश किसका वॉल्यूम, क्योंकि हमको ये चार्ज निकालना है, राइट। चार्ज इनक्लोज, ये चार्ज होगा यहां पे, ये इनक्लोज चार्ज निकालना है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, इंसर्टेड है, राइट। और इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो पुट कर देंगे Q/4/3 पाई आर क्यू, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, इंटू जितना वॉल्यूम का चार्ज निकालना है उतना वॉल्यूम पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, निकल गए चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लियर, 4/3 पाई कैंसिल, तो चार्ज इनक्लोज कितना आया जी,
चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज distributed over the solid non-conducting sphere by total volume of the sphere into Gaussian surface का वॉल्यूम. क्लियर? कितना है? जब हम कैलकुलेट किए तो आया टोटल चार्ज बाय कैपिटल आर का क्यूब इनटू स्मॉल आर का क्यूब. आया समझ? तो बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू चार्ज इनक्लोज कितना है? टोटल चार्ज बाय कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर का क्यूब बाय एप्सिलॉन. कॉस 0 का वैल्यू कितना जी? 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बचा क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब अब बाय एप्सिलॉन. क्लियर? अब क्या करेंगे? एरिया का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा. राइट? तो बच्चों हम लोग को क्या निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इक्वल टू टोटल चार्ज बाय कैपिटल आर का स्क्वायर क्यूब इनटू स्मॉल आर का क्यूब. कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर. स्मॉल आर क्या है? तो गॉसियन सरफेस का रेडियस. राइट? समझ में आ रही बात? बाय एप्सिलॉन नॉट. और एरिया का वैल्यू कितना होगा? एरिया क्या होगा? गॉसियन सरफेस का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू टोटल चार्ज बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर क्यूब. इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना जी? तो यहां पे क्या रह जाएगा? 1. कैंसिल जो होगा आर स्क्वायर. राइट? केवल आर बचेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई को इधर ले आते तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर. यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. राइट? कितना है? तो टोटल चार्ज ओवर द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर का क्यूब इनटू जितनी दूरी पे इनसाइड निकालना है सेंटर से, है ना, वो डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन. कैसा है रिलेशन? लीनियर. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. दिख रहा है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एम इनटू आर. एम क्या है? स्लोप. y इक्वल टू एम एक्स बोल सकते हैं. इसको y मान लेते हैं, r क्या हो जाएगा? x. क्योंकि r ही यहां पे वेरिएबल है. कैपिटल आर नोन, टोटल चार्ज नोन, ये पूरा कांस्टेंट है. केवल r क्या है? वेरी करेगा, स्मॉल r. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच रिलेशन क्या है? लीनियर. समझ में आ रही बात? और ये पूरे सिस्टम को ये अगर y माने और r को अगर x माने, है ना, इसको अगर हम x मान ले, y इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और x इक्वल टू स्मॉल r, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है, y इक्वल टू एम एक्स. y की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, m की जगह क्या हो जाएगा? x सॉरी m का वैल्यू रहने दो, लिख देते क्या होगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? r. क्लियर? इसीलिए क्या होगा? ये लीनियर होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर किस नेचर का है, किस बिहेविंग का है? लीनियर, नॉन लीनियर या नन ऑफ दिस? तो लीनियर. कैसा बिहेविंग करता है? लीनियर. जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू सेंटर से आर की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? लीनियरली चेंज होती जाएगी. राइट? और पूछा जाएगा स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यू. दिस इज द स्लोप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. एनी डाउट? यहां तक समझ में आए?
यहां तक समझो, लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमने जो 3 केसेस स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, है ना। तो हमने 3 केसेस स्टडी किया। फर्स्ट केस क्या था कि अगर P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हो, मतलब P पॉइंट सेंटर से जितनी दूरी पे होगा वो डिस्टेंस कैपिटल R से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब P पॉइंट कहां पे लाई करेगा, आउटसाइड द स्फीयर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर बाय 4πε0 स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r कौन सा वैल्यू, सेंटर से P पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, और P पॉइंट कहां लाई करेगा, आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। सेकेंड केस था कि अगर P पॉइंट ऑन द सरफेस लाई करे, दिख रहा है, P पॉइंट अगर ऑन द सरफेस लाई करे, मतलब यहां से जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा इस P पॉइंट का, वो कैपिटल R के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, देन वी से दैट, है ना, द पॉइंट P लाई ऑन द सरफेस, राइट। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, टोटल चार्ज बाय 4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर। ये भी पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, बस स्मॉल r के जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। क्लियर। केस नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट, कि अगर P पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, एक P पॉइंट दिख रहा है जो कि कहां इनसाइड द स्फीयर हो, अगर P पॉइंट इनसाइड द स्फीयर हो, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट से वो कैपिटल R से क्या होगा, लेस होगा। स्मॉल r लेस देन द कैपिटल R, मतलब P पॉइंट कहां लाई करेगा, इनसाइड द स्फीयर, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज बाय 4πε0 कैपिटल R का क्यूब, है ना। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, राइट, इनटू स्मॉल r। तो यहां पे देखो हमने यहां पे दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल स्मॉल r पे डिपेंड है ना, बाकी ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच रिलेशन कैसा है, लीनियर, नॉन लीनियर या नन ऑफ दिस, तो बोलेंगे लीनियर रिलेशन है। मतलब स्मॉल r की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, लेकिन किस नेचर में, लीनियर नेचर में, राइट। कैसा नेचर में, लीनियर नेचर में, राइट। मतलब सेंटर से r का डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा सरफेस की ओर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लीनियरली क्या होगा, चेंज होगा, है ना। फिर तो ये केस आ जाएगा, फिर ये केस आ जाएगा, इससे जैसे बाहर होगा। मतलब r का वैल्यू है सेंटर से P यानी C और ऑन द सरफेस उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, और उस डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होगा वो लीनियर चेंज होगा। समझ में आ रही बात, ये रिलेशन, जहां पे ये वैल्यू क्या है, स्लोप है। क्लियर, ये चीज हमने स्टडी करवाया। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो स्मॉल r है ना, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच वेरिएशन कैसा आ रहा है, तो ग्राफ प्लॉट करके बताइए, है ना, ग्राफ से हमको बताइए। तो दो हमको ग्राफ प्लॉट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना स्मॉल r, और स्मॉल r डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर हो सकता है, ऑन द स्फीयर हो सकता है और इनसाइड द स्फीयर हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच ग्राफ क्या होगा वो प्लॉट कीजिए। तो सिंपल सा 3 केसेस है, तीनों केसेस हमको पता है, बस ये 3 केस पता हो तो आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो 3 केस बनेगा, एक बनेगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से क्या हो, लेस हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होगा, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर तीसरा केस आएगा r ग्रेटर देन कैपिटल R। 3 केस बनता है, और तीनों केस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है और तीनों केस में ड्रॉ कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच जो ग्राफ है ड्रॉ कर देना है, बहुत सिंपल है ना। तो केस नंबर 5, अगर स्मॉल r का वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो, मतलब केस नंबर फर्स्ट होगा, स्मॉल r लेस देन द कैपिटल R, दिख रहा है, यानी कि P पॉइंट कहां होगा, इनसाइड द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच कैसा रिलेशन है जी, लीनियर। कहां तक जी, तो कैपिटल R तक लीनियर, दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच कैसा रिलेशन है, लीनियर। कहां तक जी, कैपिटल R तक।
क्लियर। अब कैपिटल आर तक जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी जी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। और इस कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, मैक्सिमम या मिनिमम, तो मैक्सिमम। तो पूछा जाएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या होलो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का वैसा पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। दोनों केस में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, ऑन द सरफेस, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, है ना। दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम होता है, ऑन द सरफेस। यहां पे भी दिख रहा है। अब इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से ग्रेटर है, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड द पी पॉइंट कहां लाई करेगा, आउटसाइड द स्फीयर। तब क्या होगा ग्राफ, तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच रिलेशन कैसा है। तो कैसा रिलेशन, इनवर्सली या डायरेक्टली, तो इनवर्सली रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो आर का डिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना डिक्रीज होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, और मैं जीरो कहां पे होगा, तो इन्फिनाइट पे होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना। और इसको लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर, आया समझ। ये था हमारा ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल आर के बीच। क्लियर, तो बहुत इजी है। तो आपका जो गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है वो समाप्त हो गया आज, ये लास्ट टॉपिक था। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो इंपॉर्टेंट है वो जो आपके बोर्ड के बेसिस पे वो है आपका इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा कैपिटल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो इंपॉर्टेंट। दूसरा, सीट चार्ज के द्वारा स्मॉल आर या स्मॉल एक्स किसी भी डिस्टेंस पर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपका, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और थर्ड है होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। थर्ड क्या है, होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये आप अगर रिवाइज करते भी है तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर नहीं करते तो कोई बात करनी नहीं। ये बोर्ड के बेसिस के हिसाब से ये नहीं है ना। ये आप रिवाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्लियर, तो आपको इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 के बेसिस पे, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए हमने समझा दिया, राइट। क्लास 12 के बेसिस पे जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बेसिस पे जो क्वेश्चन आएगा आपको, वो आएगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका आएगा होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपको स्टडी करना है, बस 3, ज्यादा नहीं करना है, ओके। और ज्यादा वो पॉइंट 4, क्लियर, 4 पॉइंट, यही 4 पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का आपका पार्ट है क्लास 12 में, है ना। और इसी को बार बार आपको रिवाइज करना है। सीट के बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं इस नेक्स्ट क्लास जो लूंगा उसमें हम कंडक्टर पहले स्टडी करवाएंगे, उसके बाद सीट के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। और सॉलिड में भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग के बारे में, उसके में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। तो आज का टॉपिक यही रहने देते हैं, है ना। तो लास्ट में बोलते हैं बाय टाटा, है ना, फिर मिलेंगे।